हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से खेल के बारे में। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने सीखा है बेटा, उन सब में ये बातें हमने अब तक कॉमन एक्सट्रैक्ट की कि कभी भी सीधी रेखा में ही प्रकाश गमन करता है। प्रकाश के बिना बेटा हमारे आँखों का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के लिए प्रकाश पुंज का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जिसे हम कहते हैं दीप्त पिंड, जिनकी खुद की रोशनी होती है, जैसे कि बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूरज हो गया। ये सब हमारे दीप्त पिंड कहलाते हैं। साथ ही बेटा हमने ये भी जाना कि प्रकाश का परावर्तन तभी हो सकता है जब प्रकाश हो, साथ ही कोई ऐसा चमकदार सतह होना चाहिए, यानी ऐसा कोई सरफेस होना चाहिए जहाँ से प्रकाश टकरा कर वापस लौटे। प्रकाश का परावर्तन जब होता है बेटा, और उस टाइम जब प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसकी कुछ खास बात होती है। जैसे प्रतिबिंब का आकार उतना ही होता है जितना कि बिंब का आकार होता है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी उतनी ही होती है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। साथ ही प्रतिबिंब सीधा बनता है जैसे कि बिंब होता है, और प्रतिबिंब का दायां बायां होता है, यानी जो बिंब का दायां होता है वो प्रतिबिंब का बायां होता है, यानी पार्श्व क्रम में व्युत्क्रम हो जाता है। साथ ही हमने पढ़ा था कि जब प्रतिबिंब बनता है बेटा, तो प्रतिबिंब बनते समय एक बात और ध्यान रखनी है, प्रकाश किरण टकरा कर बेटा उसी माध्यम में वापस चले जाते हैं। ये याद रखने वाली चीज थी। तो आगे आज हम डिस्कस करेंगे बेटा गोलीय दर्पण से खेल के भाग 2 में जो भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था जिसमें हमने समतल दर्पण के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम बात करेंगे बेटा एक ऐसे दर्पण के बारे में जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, गोलीय दर्पण। पहेली तथा बूझो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें प्रतिबिंब दिखा, यानी उसको देखा उसने। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच की बाहरी यानी पीछे वाले हिस्से पर देखा और पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यानी प्रतिबिंब का आकार जो था वो उसने छोटा पाया। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हो। यानी कि अब तक जो आपने पढ़ा बेटा वो एक समतल दर्पण था। समतल दर्पण के अंदर हमने पढ़ा कि एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें आप कह सकते हो सपाट सरफेस होती है। सपाट सरफेस मतलब सपाट दर्पण होता है। ठीक है। अब क्रियाकलाप 11.5 की बात करेंगे। स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए और इसमें से देखिए, क्या आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आप जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था आपने, क्या यह उसी के समान है या भिन्न है। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है, क्या इसका साइज बिंब के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है। अब ये देखिए, चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना हुआ प्रतिबिंब छोटा बना है ना। कैसा बना है बेटा, छोटा बना है, लेकिन सीधा बना है। वहीं पर अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको आपका प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी को बढ़ाएं तो संभवतः है आपका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा भी देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। यानी कि जब अंदर की तरफ वाला दर्पण होता है, जिसे आप कह सकते हैं बेटा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण वो हम पढ़ेंगे। अवतल दर्पण ये जो था बेटा, ये बाहर की तरफ, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ये क्या था, अवतल दर्पण। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र 11.12 को देखिए। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, ये देखो अंदर की तरफ है, तो उसे हम कहेंगे अवतल।
परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की तरफ हो, ठीक है। जैसे चम्मच का सीधा हिस्सा जो होता है, चम्मच का सीधा वाला जो हिस्सा होता है इसे हम अवतल कहते हैं, ठीक है। वहीं पर चम्मच का उल्टा हिस्सा जो होता है उसे हम उत्तल कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बीच से उभरा हुआ दिखाई देता है आपको तो वो आपका उत्तल है। याद रखना, उभरा हुआ दिखाई दे तो उत्तल है, गहरा दिखाई दे तो अवतल है। याद रहेगा, उभरा दिखाई दे तो उत्तल है, गहरा दिखाई दे तो अवतल है। तो यहां पर वही हम आगे जानेंगे बेटा। अवतल तथा उत्तल दर्पणों की को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनको हम पूरा करेंगे तो एक गोला हमें मिल जाएगा। अब जैसे आप टमाटर की स्लाइस काटते हो बेटा सलाद बनाने के लिए, तो टमाटर तो पूरा गोल होता है, लेकिन जब उसको काटना शुरू करते हो तो उसके कटे हुए हिस्से आपको कहीं से भी गोल नहीं नजर आते। पर हाँ, उसका कोई भी एक टुकड़ा ले लिया जाए, कोई भी टुकड़ा, एक छोटा, सबसे छोटा टुकड़ा, और उसको भी आगे तक बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं वो टमाटर का स्वरूप ले लेगा। इसी चीज को समझने के लिए कहता है कि भाई आप ऐसा करो, एक गेंद ले लो। एक गेंद लेकर, गेंद कैसा होता है, गेंद कैसा होता है बताओ, गोल होता है। उसको बीचों बीच काट लो या फिर साइड से कहीं किनारे से काट लो थोड़ा सा, और उस टुकड़े को गौर से देखो। वो टुकड़ा अपने आप में उस गोल गेंद का हिस्सा है। यानी उस टुकड़े को अगर बढ़ाया जाए और पूरा कंप्लीट किया जाए तो कहीं ना कहीं वो गोला तैयार कर देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये उत्तल और अवतल अपने आप में गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलेंगे गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल वो होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, अवतल होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ बेटा अंदर की तरफ हो। ऐसा हम जानते हैं किसी प्रतिबिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें कि क्या यह अवतल और जो उत्तल दर्पण है इनके द्वारा बनाया जा सकता है। क्रियाकलाप 11.6 चेतावनी। क्रियाकलाप 11.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान रहें, सभी कभी भी आपको सूर्य के प्रकाश को सीधे तौर पर नहीं देखना है, क्योंकि इससे आपकी आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं, जिससे कि उसकी रोशनी की ताकत कम हो जाती है। एक अवतल दर्पण लीजिए और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको सूर्य के जैसा छोटा सा एक चमकदार प्रतिबिंब ना मिल जाए। तो वही कह रहा है कि एक तीक्ष्ण, यानी कि कह सकते हो बहुत छोटा सा चमकदार बिंब प्राप्त ना हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है या उसमें से धुआं निकलने लगता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो हमारा बेटा उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ होता है उसकी बात नहीं कर रहा ये, ठीक है, ये अवतल की बात कर रहा है, ऐसे दर्पण की बात कर रहा है, अंदर से गहरा जो होता है, ठीक है, अंदर से कैसा होता है बेटा, गहरा होता है। तो जब इस पे प्रकाश की किरण पुंज पड़ेगी तो एक जगह जाकर वो केंद्रित हो जाती है। जहां पर जाकर वो केंद्रित होती है वही सूर्य का प्रतिबिंब होता है। तो कहीं ना कहीं हम सूर्य के प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना, कोई आपसे पूछेगा कि वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और ये एक ऐसा प्रतिबिंब होता है बेटा जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो अवास्तविक प्रतिबिंब था। वहीं पर अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी या फिर अवास्तविक प्रतिबिंब भी
कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर मिल जाए, अवास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त ना हो। आइए अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। 11.7 नई क्रियाकलाप। अवतल दर्पण को चित्र 11.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड यानी कोई कह सकते हो प्रबंधन कर लेना है ऐसा, जिसमें दर्पण को स्थिर रखा जा सके। लगाइए गत्ते की एक शीट जो कि 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का एक सफ़ेद कागज लगाकर पर्दे की तरह प्राप्त कर सकते हैं उसे। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना है, जैसा कि बेटा इस चित्र में दिखाया गया है। अब आप नोटिस करो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर एक लगाया हमने दर्पण, ठीक है, ये दर्पण लगा दिया, इसके सामने लगा दी हमने मोमबत्ती, ठीक है। अब इस मोमबत्ती की यहाँ पर है बेटा लौ, ठीक है। अब इसमें जो बातें कही है वो देखो। सबसे पहले आपको शीट लगाना है जो कि 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का हो, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी शीट 15 सेंटीमीटर लंबी लगा लेनी है। और बेटा 10 सेंटीमीटर ये शीट जो है वो चौड़ी लगा लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। ये लगा लिया। उसके बाद जैसे ही ये शीट लग गई, इसके बाद 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती को रख लेना है, यानी ये जो दूरी होगी बेटा ये 50 सेंटीमीटर की होगी, ऐसा यहाँ पर कह रहा है। देखो जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। मोमबत्ती की दूरी दर्पण से है बेटा, मोमबत्ती की दूरी, यानी कि ये सेंटीमीटर यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बोल रहा है, ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मेज पर जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है आपने, ठीक है। यानी इसकी बीच की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए आप पर्दे को आगे की ओर, पीछे की ओर कर सकते हैं, दर्पण से दूर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और ऐसे करना है बेटा जिससे कि आपको प्रतिबिंब बिल्कुल एकदम शार्प मिले, एकदम पैना मिले। जैसे यहाँ पर देखो प्रतिबिंब पैना नहीं दिख रहा है, तो कहता है कि भी पहले ये दूरी ज़्यादा थी ना, पहले दूरी ये ज़्यादा थी, अब इसको आपने कम कर लेना है, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, मतलब आप अलग अलग स्थिति में इसे लेकर आओ जिससे कि इसका प्रतिबिंब बिल्कुल इसके जैसा एकदम तीक्ष्ण प्राप्त हो, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ऐसा प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है। और इस तरीके के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए आपको बेटा पर्दे को आगे पीछे करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा ना पहुंचाए, यानी कि इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है जिससे कि रोशनी पूरी पूरी जाए। क्या आप प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी या इसके साइज में कोई अंतर या फिर क्या अनुभव करते हैं वो आपको बताना है। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर तथा इससे आगे पीछे की दूरी पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्राप्त जो प्रतिबिंब है उसके बारे में आपको परिकलन करना है और परिकलन करके बेटा इसका उत्तर बताना है। समझ में आ रहा है? तो अब इसका उत्तर क्या होगा, कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्रेक्षण लिखा गया है, कहता है बिंब की दूरी, बिंब की दर्पण से जो दूरी है, बिंब की दर्पण से जो दूरी है वो दिया गया है। बिंब से छोटा प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा, उल्टा या सीधा प्राप्त होगा, वास्तविक या आभासी प्राप्त होगा, ये आपको भरना है। चलो मैं आपको इसे भरकर बताता हूं, समझाता हूं कि आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो बिंब की अवस्था है उसको देखिए। 50 सेंटीमीटर है पहले बिंब की दर्पण से दूरी, यानी कि पहले आपको क्या करना है, दर्पण जो है और मोमबत्ती जो है उसके बीच की दूरी को ज्यादा रखा है, फिर कम कर दिया, फिर और कम किया और कम किया, कम करते जा रहे हैं। अब आपको देखना है कि उसको कम करने से प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा या छोटा होगा। साथ ही आपको ये भी देखना है कि वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। साथ ही ये भी बताना है कि वो वास्तविक होगा या फिर आभासी होगा। तो इसके उत्तर को फटाक से आप लोग अब कॉपी कर लेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैंने यहाँ पर टेबल को फिल कर दिया है बेटा, आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा दर्पण जिसके अंदर बेटा परावर्तक जो सतह है वो अंदर की तरफ हो और बेटा पेंट किया हुआ सतह बाहर की तरफ, इसे अवतल कहते हैं हम,
क्या कहते हैं? अवतल। प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना, बट अवतल कहते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो पहले दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर था ये, फिर ये आपका 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 पर है, 20 पर है, 10 पर है और बेटा 5 पर है। धीरे धीरे हम दूरी को कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम दूरी को कम करते जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे हम दूरी को कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवतल दर्पण से आप दूर रहेंगे बेटा, अवतल दर्पण से दूर रहेंगे, ये लिखना हो तो किसी पॉइंट पर लिख लेना, आप कॉपी में लिख लेना। अवतल दर्पण से दूर रहोगे, दूरी ज्यादा होगी तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब बहुत पास चले जाओगे उसको तो आपको फिर आभासी मिलेगा, ये याद रखना। यानी वास्तव में वहां पर आपको दर्पण का जो उसका प्रतिबिंब है बेटा, वो कहीं ना कहीं पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। पर्दे पर प्राप्त कब तक हो रहा है? जब तक 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। जैसे ही आप उससे पास चले जाओगे तो फिर ये दो स्थिति हो गई जिसमें आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। वहीं पर अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो ये तो कॉमन सेंस कहता है बेटा कि जितनी ज्यादा दूर रहोगे दर्पण से आपको उतनी चीजें छोटी दिखाई देंगी, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। आप बहुत दूर हो तो छोटे देखोगे, यानी कि प्रतिबिंब को छोटा देखोगे आप। तो बिंब छोटा है, छोटा है, बिंब समान आकार का है। देखो बिंब छोटा छोटा छोटा, बिंब समान आकार का है, बिंब बड़ा हो गया, बिंब बड़ा हो गया और बिंब बड़ा हो गया। वहीं पर अगर वो सीधा है या उल्टा है की बात की जाए तो जब तक वास्तविक है तब तक उल्टा है। देखो ध्यान से, जब तक वास्तविक है तब तक उल्टा है, और जैसे ही बेटा वो आभासी हो जाता है तो वो सीधा हो जाता है। तो ये याद रखना है, ये टेबल शायद ही आपको टीचर करवाएं। तो अगर पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, पर ये टीचर करवाते नहीं है, 90% टीचर्स नहीं करवाते, बोलते तुम इसे भर लेना। तो बेटा ये ऐसे देखकर आप इसे टेबल को फिल कर लो। बाकी कोई भी और फर्दर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसे रिजॉल्व करके बता दूंगा। आगे लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि ये फिक्स नहीं है कि छोटा ही होगा, ये फिक्स नहीं है कि बड़ा ही होगा। जैसे हमने कहा था कि समान समान वाले में क्या था, यानी समतल दर्पण वाले में क्या था कि आकार समान होता है, जितना प्रतिबिंब है उतना ही बिंब होता है, यानी दोनों का आकार समान होता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस दायां बायां बायां दायां बन जाता है। हाँ, ये बात हमने जरूर पढ़ी थी कि जितनी दूरी पर प्रतिबिंब होता है उतनी दूरी पर ही आपका बिंब होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है क्या कि आपका बिंब छोटा भी हो सकता है, ठीक है। वो कह रहा है ना, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा हो सकता है, बिंब से बड़ा हो सकता है। तो ये कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। ये किस पर निर्भर करता है? उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऊपर जो आपने टेबल भरा बेटा, इस टेबल से आप साफ देख सकते हो कि उसकी स्थिति पर निर्भर कर रहा है कि वो कहां पर होगा। अब कह रहा है क्या अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। संभवतः आपने डॉक्टर को आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए देखा होगा। दंत विशेषज्ञ अपना अवतल दर्पण का उपयोग करके प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रतिबिंब को बड़ा करना है इसे, है ना, प्रतिबिंब को बड़ा करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे दर्पण से दूर जाते हैं प्रतिबिंब छोटा बनता है, जैसे जैसे आप दर्पण के पास आओगे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो अगर मान लो उसको दांत का चित्र बड़ा देखना है, उसका प्रतिबिंब उसे बड़ा देखना है, तो उसको दर्पण को क्या करना पड़ेगा बेटा, पास लेकर जाना पड़ेगा। तो देखो बहुत पास है ना, तो इस तरीके से आप कह सकते हो वो इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च, कार, स्कूटर के अग्र दीप में भी परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अवतल ही होता है, यानी अवतल दर्पण का ये उपयोग है। तो इससे आप मतलब मार्क्स ले सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप देखो टॉर्च का अग्रभाग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो अंदर गहराई में है ना ये, तो गहराई में होता है तो अवतल होता है, ठीक है। बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा, साइज में छोटा, और उससे उत्सुकता हुई कि घंटी भी क्या गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, उभरा हुआ होता है ना, उभरा हुआ होता है। तो उसे हम कहते हैं क्या बेटा, उत्तल। क्या कहते हैं, उत्तल।
बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल, बाहर की तरफ हो। अब यहां पर क्या कह रहा है, इसके चित्र को भी आप देख लो, वो कहता है क्या कि उसको उसने देखा और उसका प्रतिबिंब उसे सीधा और साइज में छोटा महसूस हुआ, सीधा और साइज में छोटा। हमने अवतल की क्या पहचान पड़ी कि भैया अवतल में क्या होता है, गहराई में होता है परावर्तक पृष्ठ, है ना। आकार छोटा भी हो सकता है प्रतिबिंब का, बड़ा भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है और साथ ही बेटा वास्तविक भी हो सकता है। निर्भर करता है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है दर्पण के सामने। अब यहाँ पर कहता है कि क्रियाकलाप करो और उत्तल दर्पण के बारे में भी चर्चा करो। क्रियाकलाप 11.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण को लेकर सेम दोहराना है और प्रेक्षण को भी अपने 11.7 की तालिका में भरना है। सेम है, क्रियाकलाप सेम है बेटा। यहाँ पर एक दर्पण लिया गया है, यहाँ पर एक कह सकते हो दीप्त पिंड लिया गया है, जैसे आपने मोमबत्ती कहा। अब इसकी स्थिति को आपको बदलना है। पहले इसकी दूरी को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 सेंटीमीटर की दूरी है। फिर इनकी दूरी को घटाएंगे, मोमबत्ती को सरका के 40 पर लेकर जाएंगे, फिर बेटा इसको सरका कर 30 पर लेकर जाएंगे, फिर 20 पर लेकर जाएंगे, फिर 10 पर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे इसकी दूरी को हम कम करते जाएंगे। अब क्या कह रहा है, क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पण मिरर के उपयोग किए जाने के दर्पणों को पहचान सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। देखो पहली बात तो यह कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमने क्या पढ़ा था, वास्तविक था, है ना। और साथ ही हमने पढ़ा था प्रतिबिंब का आकार, यहां पर बताया था ना उसने कि प्रतिबिंब सीधा था, है ना, सीधा था और बेटा साइज में क्या था, छोटा था, साइज में क्या था, छोटा था। तो वही यहां पर कह रहा है कि क्या उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब किसी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब देता है। अब हमने जो ऊपर तालिका पढ़ी थी बेटा, उस तालिका को आप उल्टा कर लो, ठीक है। यहां पर ऊपर वाले 4 वास्तविक दे रहे थे, है ना, ऊपर वाले 4 वास्तविक दे रहे थे, 2 आभासी दे रहे थे। इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले ये जो 4 होंगे ना, ये वाले 4 ये बेटा आपको आभासी देंगे उत्तल में, और ये वाला वास्तविक देगा, ये और ये वास्तविक देगा, ये याद रखना। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना है, उत्तल और अवतल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसकी तालिका भी हम बना सकते हैं। बाकी ये जो है आपके पास बेटा, ये अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो अलग अलग है। देखो उत्तल दर्पण है ये, अवतल दर्पण का प्रयोग हमने पढ़ा था, कहाँ था, टॉर्च में था, है ना, टॉर्च में किया था हमने अवतल दर्पण का। और साथ ही बेटा हमने पढ़ा था कि जैसे दंत विशेषज्ञ होते हैं और नेत्र विशेषज्ञ होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो गाड़ियों के बगल में लगे हुए दर्पण होते हैं ये वाले, ये आपके क्या होते हैं बेटा, उत्तल दर्पण होते हैं। इनमें प्रतिबिंब छोटा बना होता है। अब छोटा क्यों बना होता है भैया, अगर ये दर्पण यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर इसकी जगह हम उत्तल का इस्तेमाल ना करके अवतल कर लेंगे, तो अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा। एक ही गाड़ी आएगी और वो पूरे के पूरे दर्पण को ढक लेगी, तो फिर पीछे से आने वाले अन्य वाहन तो हमें दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए बगल वाले जो होते हैं ना दर्पण, वो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं बेटा, बीच से उभरे हुए। उसके बाद वही कह रहे हैं, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो ये तो दर्पण में पढ़ा हमने, समान दर्पण, जब समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, फिर हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे लेंसों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, ठीक है। दर्पण में भी हमने पढ़ा समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा लेंस के बारे में। अब तक जो दर्पण दर्पण में गा रहा हूं ना, तो उसमें हमने पढ़ा प्रकाश के बेटा परावर्तन के बारे में। अब हम जो पढ़ेंगे बेटा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी भी वस्तु में से प्रकाश गुजर जाती है और उसकी वजह से प्रतिबिंब बनते हैं, तो वहां पर प्रकाश का एक दूसरा नियम काम करता है बेटा, जिसे आप कहते हैं प्रकाश का बेटा अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत सारे बच्चों को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बीच में बेटा अंतर समझ में नहीं आता। मैं आपको बता दूं, प्रकाश का परावर्तन होता है एक सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। वहीं पर प्रकाश का अपवर्तन होता है बेटा किसी वस्तु में से प्रकाश का गुजर कर उसकी दिशा में मतलब परिवर्तन हो जाना, बदलाव आ जाना। दिशा तो बदलती ही है बेटा,
साथ ही प्रकाश का वेग भी बदल जाता है। तो आज हम आगे उसी के बारे में बात करेंगे, लेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं। आपने आवर्धक लेंस यानी हैंड लेंस देखा होगा। ये बहुत ही छोटे प्रिंटों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है, यानी आवर्धक लेंस को हम सिर्फ लेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बेटा, इसके अगल बगल के जो वर्ड हैं वो कितने छोटे हैं, लेकिन आवर्धक लेंस के अंदर वही कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। यानी आवर्धक लेंस कहीं ना कहीं बिंब के प्रतिबिंब को बहुत बड़ा करने के लिए इस्तेमाल में आ रहा है, तभी उसका नाम है आवर्धक लेंस। यानी कि जो आवर्धन क्षमता को बढ़ा देता है, यानी उसके आकार में परिवर्तन कर देता है, प्रतिबिंब के आकार में। जैसे आपने बेटा पढ़ा था कि दर्पण मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। एक तो था समतल दर्पण, दूसरा था गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण में भी दो भाग हमने पढ़े। एक पढ़ा हमने बेटा कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, यानी जिसे हम जानते हैं अवतल और उत्तल के रूप में। अवतल में परावर्तन जो सरफेस था, परावर्तक सतह जो थी वो अंदर की तरफ थी। उत्तल में परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है। ऐसे ही यहां पर भी बेटा लेंस के दो भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों में, दूरदर्शकों यानी कि दूरदर्शी चीजों में, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में, इन सब में किया जाता है। इनका उपयोग इन सब में इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे हमें चीजों को बड़ा देखने में सहायता मिलती है। इस सूची में लेंस के कुछ अन्य उपयोगों को भी आप जोड़ सकते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आखिर कौन कौन सी जगहों पर आपने लेंसों के प्रयोग को देखा है। कुछ लेंस जैसे लेजर लाइट में भी होता है, वैसे प्रोजेक्टर में भी होता है, वैसे और बेटा कैमरे में भी लेंस लगे होते हैं। बाकी आप मुझे और बता सकते हो दो चार। उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके अंतर देख पाते हैं? बिल्कुल बेटा। जो लेंस बीच से मोटे होंगे उन्हें हम उत्तल लेंस कहेंगे, और जो लेंस बेटा बीच से पतले होंगे उन्हें हम अवतल कहेंगे। बहुत ही सरल है। अंदर की तरफ है तो अवतल है। देखो दर्पण में भी यही था, दर्पण में भी हमने कहा था कि जिसका परावर्तक सरफेस अंदर की तरफ है ना, तो अंदर है तो अवतल है, बाहर है तो उत्तल है। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम अवतल कहते हैं। लिखा हुआ है ना, जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि आप इसको देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। ये आपका उत्तल हो गया पहला, दूसरा अवतल हो गया। चेतावनी, लेंस से सूर्य को किसी भी चमकीले प्रकाश को बल्कि देखने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत खतरनाक हो सकता है। आपकी आंखें बेटा हमेशा के लिए खराब हो सकती है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस की आवर्धक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है बेटा, और इससे प्रकाश का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा सा, यानी सूर्य का प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा छोटा सा एक ही जगह पर उसकी ऊर्जा समाहित हो जाएगी, जिससे कि आपके हाथ में बेटा जलन हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ खेल खेलें और लेंस के बारे में और ज़्यादा समझें। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य के किरणों के मार्ग में रखिए। जैसा कि आपको चित्र में दिख जाएगा, दर्शाए अनुसार कागज की एक शीट रखिए, और शीट में भी बेटा आप अलग अलग रंग का ले सकते हैं। कुछ हल्के रंग के लीजिए, कुछ गाढ़े रंग के लीजिए, और काले रंग का भी आप ले सकते हो। कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कागज पर एक बहुत ही चमकदार बिंब ना मिल जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट तक के लिए स्थिर रखना है, हिलाना नहीं है, और आप देखेंगे कागज जो है बेटा जलना प्रारंभ कर देता है।
बिल्कुल कुछ इस तरीके से। पर ये याद रखें बेटा, इस जगह कागज ही होना चाहिए, अपना हाथ या पैर मत रख लेना, बहुत तेज जलन होगी फिर। तो यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो ये कागज यहाँ पर जलना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहीं पर अगर ये कागज काले रंग का या किसी गाढ़े रंग का लिया जाता तो बेटा जलने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती, क्योंकि जो गाढ़ा रंग होता है वो ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करता है। तो अगर मैं काले रंग का चार्ट लूं और एक सफेद रंग का चार्ट लूं और आपसे पूछूं कि कौन सा चार्ट पहले जलेगा, तो आप बेखौफ बेधड़क आंसर देंगे जी काला वाला जल्दी जलेगा, क्योंकि ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करेगा। ठीक है। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदलिए और सेम इसी प्रकार से कीजिए। आपको चमकदार बिंदु क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया बेटा कि उत्तल लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। अवतल लेंस से आपको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, उत्तल से वास्तविक मिला। यानी जब उत्तल में से रोशनी गई तो आपको शीट पर सूर्यदेव नजर आए, लेकिन अवतल लेंस से शीट पर सूर्यदेव आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमने दर्पणों के लिए देखा कि बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की प्रकृति साइज में बदलाव होता है। क्या लेंस में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होता। उत्तल लेंस में होता क्या है, ध्यान से देखिए। उत्तल लेंस में जब सामने सीधी दिशा में रोशनी आती है ऐसे करके, और वो लेंस से टकराती है बेटा इस प्रकार से, लेंस से टकराती है, तो लेंस से टकराने के बाद ये सभी किरणें बेटा एक ही जगह पर जाकर समायोजित होती है, और ये जहां पर समायोजित होती है जाकर, उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोकस कहते हैं। जहां पर समायोजित होगी उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो यहां पर ये फोकस हो गया, सारी की सारी रोशनी यहीं पर आएगी, इसे हम फोकस कहते हैं। और यहां पर जिस आपने लेंस का इस्तेमाल किया वो है बेटा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में फोकस सामने की तरफ हो रहा है, देखो आप आगे की तरफ हो रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर प्रतिबिंब मिलता है वास्तविक। वहीं पर अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ से रोशनी गई और जाने के बाद बेटा ये फैल कर बाहर निकल गई। अब ये रोशनी बाहर निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि प्रतिबिंब आपको आगे की तरफ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब का मतलब होता है सामने की तरफ ना। तो ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम इसको, इसको पीछे की तरफ बनाएंगे ऐसे करके, मान लो ये भी पीछे की तरफ बनेगा ऐसे करके मान लो, ठीक है। और ऐसे ले जाकर यहां पर इसका प्रतिबिंब पीछे मिलेगा, तो इसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, इसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं है। चलिए क्रियाकलाप आगे भी देख लेते हैं एक बार इसे भी। एक उत्तल लेंस लीजिए, इसे मेज पर रखिए, स्टैंड लगाइए, जैसा कि आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए और इससे बनने वाले प्रतिबिंब को देखिए। ऐसे ही बेटा आप अवतल के लिए भी ये ट्राई कर सकते हो। अब क्या मिला आपसे? लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे आपको लौ स्पष्ट दिखाई दे, प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी? क्या आपको स्क्रीन पर दिखता है? अब लेंस मोमबत्ती को दूर ले जाइए और इस प्रकार से अब आप देखिए कि आपको किस प्रकार का मिलता है, और इसको फिर 11.7 में सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि जो सारणी आपने वहां पर बनाई थी ना, किसके लिए बताओ? दर्पण के लिए, वही यहां पर उत्तल लेंस के लिए बनाना है। तो चलो मैं बनाकर बताता हूं आपको कैसे लिखना है। अगर शायद आपके टीचर आपको देते हैं ये करने के लिए, तो आपका उत्तर क्या होगा, मैं अभी आपको स्क्रीन पर वो चीजें प्रोवाइड कर देता हूं। ये जो तालिका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बेटा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जिसे आप उत्तल लेंस कहते हैं उसके लिए है, और नीचे वाली तालिका जो है वो कॉनकेव लेंस जिसे आप अवतल लेंस कहते हैं उसके लिए है। ठीक है। अब आप नोटिस करो, पहले मैंने लिखा है 50 सेंटीमीटर से अधिक वाले के लिए केस, फिर 40 सेंटीमीटर के लिए, फिर 30 के लिए, फिर 20 के लिए, फिर 10 के लिए, है ना। तो अगर आप उत्तल की बात करें तो उत्तल में कहता है प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है, समान आकार का बनेगा, बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बनता ही नहीं है और ये बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है। साथ ही यहां पर आप भर लेंगे उल्टा बनता है, हर एक स्थिति में सिर्फ जहां आभासी होता है वहीं सीधा होगा।
सिर्फ जहां आभासी होता है वहीं सीधा होगा। यानी वास्तविक के सभी केस में बेटा आपको प्रतिबिंब उल्टा ही मिलेगा। किसमें? उत्तल में। वास्तविक में सभी में आपको उल्टा मिलेगा। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूं, मैं मतलब बेट तो नहीं लगा रहा हूं, पर 90% टीचर्स भी इसे नहीं कराते हैं क्योंकि ये आपको हायर ऑर्डर में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो टीचर इसे इग्नोर कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं आपने अपने बुक में देखा कि इस तरह के सवाल उठाए गए हैं कि 11.7 की तालिका अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस पर लिखें तो क्या होगा, और अगर कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस पर लिखे तो क्या होगा। तो देखो बेटा, उत्तल लेंस पर लिखोगे तो आपको ये वाली तालिका मिलेगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो बेटा, अपनी बुक में लिख सकते हो, बना सकते हो। और वहीं पर अगर हम कॉन्केव की बात करें, अवतल लेंस की बात करें बेटा, तो अवतल लेंस में सारे के सारे छोटे बन रहे हैं। देखो, छोटा 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 बन रहा है, और इसमें सभी में सीधा है और सभी में बेटा आपको आभासी भर लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया बहुत नई चीज है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपके लेवल तक की बात मैंने बताई है। वैसे यहां पर जो 5 सेंटीमीटर से कम आएगा, यहां पर ये अपने आप में जो है वो क्या कह सकते हो, थोड़ा बड़ा बन जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इसको आप इग्नोर करो। पर फिलहाल आपके पास ये तालिकाएं बहुत ज़रूरी हैं, जिनको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, और बाकी तो हम जो प्रकाश के ऊपर आने वाले विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो क्रियाकलाप है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अब हमारे सामने सवाल आता है बेटा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सफ़ेद होता है या श्वेत होता है या फिर रंगीन होता है बेटा। तो अब आप देखो, सूर्य का प्रकाश जो है वो सवाल उठा रहा है कि श्वेत है अथवा रंगीन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हम आसपास में रेनबो बनते हुए देखते हैं बेटा, इंद्रधनुष, वो प्रकाश की वजह से ही संभव हो पाता है। अब आपको इतने अलग अलग रंग कैसे दिखाई देते हैं? आप मोबाइल में डिस्प्ले पर देखते हो, बहुत सारे रंग होते हैं, आसपास में बहुत सारे रंग होते हैं। तो इतने सारे रंग आपको कैसे दिखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश में ये रंग तो होते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या सूर्य का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग का होता है? नहीं, इसके अंदर 7 रंग होते हैं बेटा, जिसे आप इंद्रधनुष में देख सकते हो। जो वर्षा होती है ना, या बारिश बोल रहा हूँ, बारिश बारिश ऑब्वियसली उस टाइम दिखाई देता है। क्या आपने आकाश में सभी कभी भी इंद्रधनुष को देखा है? देखा है, देखा है, देखा है, देखा है, मैंने तो देखा है। ध्यान किया होगा कि प्रायः वर्षा के पश्चात ये दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश के क्षितिज के पास होता है और इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंग का कुछ वलय सा दिखाई देता है, और ये वलय के अंदर आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, जिस रंग को बेटा आप सीडी के ऊपर भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको रंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख पाते हो जब आपकी पीठ सूर्य की दिशा की ओर हो। यानी कि आपकी जो पीठ है वो सूर्य की दिशा, मतलब सूरज इधर होगा पीछे की तरफ आपके, तब आपको सामने रेनबो दिखाई देगा। ये याद रखना, अगर सूरज सामने होगा आपके तो आपको रेनबो दिखाई नहीं देगा। तो ये याद रखना है। यानी यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेनबो को देखने के लिए आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे जी, रेनबो को देखने के लिए हमारी स्थिति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पीछे की तरफ, सूरज हमारे पीठ की तरफ हो, पीछे की तरफ हो। ठीक है। अब कहता है कि ये आप घर पर कर सकते हो क्रियाकलाप। कांच का एक प्रिज्म लीजिए, जो आपको मार्केट में स्टेशनरी शॉप पर 25-30 रुपए का मिल जाएगा। अंधेरे कमरे में इसमें छोटे से छिद्र में प्रकाश को आने दीजिए, और आप देखोगे प्रिज्म से जब ही लाइट निकलती है तो वो सफ़ेद रंग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये यहाँ से लाइट आई और यहाँ से 7 रंगों में ये विभाजित हो गया। ठीक है, कितने में? 7 रंगों में। और इससे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बेटा। इंद्रधनुष जैसे वर्णों में विभाजित हो गया, और यह दर्शाता है कि प्रकाश जो है वो एक रंग से नहीं बेटा, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। और बस इस चीज से हम ये प्रूव कर पाते हैं। अब कहता है क्रियाकलाप 11.12, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते का वृत्त लीजिए और न्यूटन्स का एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब हम तैयार हैं। तो कहता है कि क्या करना है आपको। तो कहता है जी, एक डिस्क ले लो। इस डिस्क को अगर आप गौर से देखो तो इस डिस्क में हमने क्या किया हुआ है,
इस डिस्क में हमने क्या किया हुआ है, देखो ये है, ऐसे करके हमने 7 टुकड़े बना लिए हैं, ये 7 टुकड़े हैं देखो, लेकिन ये सातों टुकड़े बराबर होने चाहिए और इन 7 टुकड़ों में अलग अलग रंग कर दिए, जो हमारे रेनबो के रंग होते हैं बेटा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पैटर्न होता है, इसे विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विबग्योर बोलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब कहता है इसको बहुत तेजी से ना आपको घुमाना है हाथ में, ऐसे फिरकी की तरह ऐसे ऐसे घुमाना है गोल गोल। जैसे घुमाओगे तो इसमें जो सातों रंग थे वो आपको यहाँ पर रंगहीन होता हुआ दिख रहा है। इससे क्या पता चलता है जी? यही पता चलता है कि हमारे जो प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो इससे यही, और ये जो डिस्क आपने देखा बेटा, इसे न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। ये आप बनाने की कोशिश करें, आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसे बनाकर आपको फिरा कर दिखाऊंगा कि कैसे इसमें 7 कलर्स होते हैं जो एक कलर में बन जाता है। यानी हमारे सूरज की जो रोशनी होती है वो 7 रंगों की होती है, पर मुझे और आपको सिर्फ एक ही रंग दिखता है और वो दिखता है सफेद। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में बहुत कुछ सीखा बेटा। रेनबो कैसे बनता है वो तो नहीं जाना, पर हाँ, रेनबो में 7 रंग होते हैं और रेनबो बनने के लिए सूरज हमारे पीठ के पीछे होना चाहिए, है ना? तो बस ये सारी बातें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें बेटा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।